मीमांसा ऑनलाइन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत। साथियों, आज जो हम विषय पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कारक। कारक के साथ सारे भेद इसके हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर 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 पसंद आएगा। पसंद आए तो इसको लाइक करना ना भूलें। चलिए सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि कारक होता क्या है। कारक यानी होता है करने वाला, करने वाला, या फिर हम बात करें तो क्रिया को करने वाला। सिंपल वे में और ज्यादा बात करें तो क्रिया को करने वाला, जो काम करता है उसको कारक कहते हैं। या फिर मैं इसको और अगर क्लियर करूं, ये तो इसका शब्दार्थ हुआ, ठीक है। और अगर मैं क्लियर करूं तो वाक्य में जब संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ जो संबंध बताते हैं उन शब्दों को हम कारक कहते हैं। किसके साथ संबंध बताना है? संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के साथ संबंध बताने वाले शब्दों को हम कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्द के साथ में प्रकाशित होता है उसे हम कारक कहते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड में लिखने वाला हूं, विभक्ति। विभक्ति के लिए ही हम एक और शब्द का यूज करते हैं, वो है परसर्ग। इनका मतलब क्या होता है? चिन्ह। जो चिन्ह हम लगाते हैं, ने, को, से, इन सबको हम विभक्ति कहते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सीता ने, अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें सीता अलग हो रही है और ने अलग हो रहा है। तब जहाँ पे थोड़ी सी हटाकर, थोड़ी सी दूर जब कोई विभक्ति लिखी जाती है तो ये क्या है? विभक्ति है। परसर्ग भी कह सकते हैं इसको। तब हम इसको कहते हैं विश्लिष्ट। क्या कहते हैं? विश्लिष्ट। विश्लिष्ट विभक्तियां, विश्लिष्ट विभक्तियां, इनको हम विश्लिष्ट विभक्तियां कहते हैं। पर जब हम किसी को उसके साथ में लगाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूं उससे, अब यहाँ पे उससे अलग हो सकता है पर मैंने इसको साथ में लिखा है, तब हम इसको कहेंगे संश्लिष्ट। संश्लिष्ट विभक्तियां, संश्लिष्ट विभक्तियां। तो विभक्तियों में दो प्रकार है, एक होती विश्लिष्ट और एक होती संश्लिष्ट। तो यहाँ तक हमें बात समझ में आ गई। तो संज्ञा या सर्वनाम आदि शब्दों के साथ या इसमें जुड़ने के कारण विभक्तियों को हम परसर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परसर्ग कहते हैं। और कुछ विद्वान इनको, इन विभक्तियों को, इन दोनों को मिलाकर चरम प्रत्यय भी कहते हैं। चरम प्रत्यय। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कहीं चरम प्रत्यय शब्द आ जाता है तो आपको विभक्ति शब्द ही याद में रखना है। तो यहाँ तक तो हमने बात कर ली, कारक की बात की, उसके शाब्दिक अर्थ की बात की, हमने विभक्ति की बात की, चिन्ह, विभक्ति यानी चिन्ह होते हैं, हमने विश्लिष्ट की बात की, हमने संश्लिष्ट की बात की। यहाँ तक हमने बात की। अब हम बात करने वाले हैं भेद के बारे में। कारक के भेद के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए कारक के भेद के बारे में बात करते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। तो 8 भेदों की हम पहले यहाँ पे शॉर्ट में बात कर लेते हैं, उसके बाद में हम इनको समझते हुए चलेंगे। सबसे पहला होता है कर्ता, कर्ता कारक। उसके बाद में होता है कर्म कारक। उसके बाद में होता है करण कारक, करण। उसके बाद में होता है संप्रदान, संप्रदान, संप्रदान। उसके बाद में होता है अपादान, अपादान। अपादान के बाद होता है हमारे अधिकरण, अधिकरण। अधिकरण के बाद होता है संबंध। और अगर संबोधन की भी बात करें, अगर संबोधन वैसे होता नहीं है, संबोधन की भी बात करें तो फिर यहाँ पे संबंध व संबोधन कारक क्या है कि संस्कृत में नहीं मानते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे अभी तो हम लिख लेते हैं, पर फिर भी हम आगे पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। चलिए इनके बारे में यहाँ पे हम शॉर्ट में भी बात कर लेते हैं एक बार, फिर हम डिटेल में बात करते हैं। कर्ता का मतलब क्या होता है? क्रिया को करने वाला, क्रिया को करने वाला। क्रिया को करने वाले को हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। उसके बाद में कर्म क्या होता है?
जिस पर प्रभाव होता है इस पे यानी कि फल गिरता है, जिस पर फल गिरे यानी कि प्रभाव हो उसको हम कर्म कहते हैं। साधन, करण यानी क्या होता है साधन, जिस साधन से क्रिया होगी उसको हम करण कहते हैं। संप्रदान में क्या होता है, जिसके लिए काम किया जाता है उसके लिए संप्रदान का उपयोग किया जाता है। ये शॉर्ट में बात कर रहे हैं, अभी आगे बात करेंगे। अपादान में क्या होती है, पृथकता होती है, अलग अलग भाव भी होते हैं, उनकी भी आगे बात करेंगे। क्रिया अधिकरण में क्या होता है, क्रिया का क्या होता है, आधार होता है, आधार कह सकते हैं हम, स्थान कह सकते हैं। संबंध में तो वही संबंध ही बताएगा, वो संबंध में क्या बताएगा, संबंध बताएगा। और संबंध संबोधन में क्या होता है, पुकारते हैं, पुकारने का कार्य होता है। तो इस तरह से क्रिया की बात हम करते हैं। पर जब विभक्तियों की बात आती है, संबोधन में क्या होता है कि संबोधन में ये विभक्ति चिन्ह नहीं कहलाती है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो हिंदी में जो कारक जो हम चिन्ह पढ़ेंगे वो कितने पढ़ेंगे, हम 7 ही पढ़ेंगे, क्योंकि हिंदी में संबोधन सूचित करने वाले जो शब्द होते हैं ना, हे, अरे, ओ, इनको विभक्ति चिन्ह नहीं कहते, इनको क्या कहते हैं, ये केवल विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द है, इसलिए आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम केवल 7 के बारे में ही बात करेंगे। तो चलिए हम 7 को एक एक करके पढ़ते हैं। बहुत शानदार वीडियो है, पूरा वीडियो एक एक चीज में आपको डिस्क्राइब करूंगा, तो ध्यान रखिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कर्ता कारक। कर्ता कारक की बात हम सबसे पहले करते हैं। कर्ता शब्द जो है ना दोस्तों, वो क्री और त्री से मिलकर बना हुआ है, या आप ध्यान रखिएगा, त्री से मिलकर बनता है। इन दोनों को मिलकर जो बनता है उसको कहते हैं करने वाला। तो कर्ता यानी क्या होता है, करने वाला, जो काम करे वो कर्ता, यानी जो क्रिया करता है उसको हम कर्ता कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम क्या कह सकते हैं, सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं, और हिंदी में इसको कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक के साथ में क्या क्या हम विभक्तियां लगाते हैं, एक तो को लगाते हैं, हम से भी लगा सकते हैं, ने भी लगाते हैं, और के द्वारा भी लगा सकते हैं। के द्वारा का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। बहुत सारी अलग अलग चीजें मैं आपको बताऊंगा। जैसे मान लो मैं बात करूं, राम को मुंबई जाना है, देखिए ध्यान से देखिएगा आप, राम को मुंबई जाना है, राम को मुंबई जाना है। ये कुछ अफवाद की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे बहुत अलग अलग एग्जाम्पल आपके लिए लेकर आएंगे। ये ध्यान रखना कि यहाँ पे कर्ता ही मुख्य है, राम को, यहाँ पे हम कर्म को उपस्थित नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कहाँ का उत्तर मिल रहा है, मुंबई जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ का उत्तर मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे कर्म नहीं है। इस कारण से यहाँ पे राम ही कर्ता है, तो कर्ता के लिए यहाँ पे को आया है। जैसे बुढ़िया से अब उठा नहीं जाता, से का उपयोग बता रहा हूँ मैं, देखिए कर्ता में बुढ़िया से अब उठा नहीं जाता, तो बुढ़िया यहाँ पे कर्ता है, इसलिए से आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कर्ता ही होगा। नौकर के द्वारा चिट्ठी भेजी गई, तो यहाँ पे नौकर यहाँ पे क्या है, कर्ता है। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि बिल्कुल इन एग्जाम्पल को ध्यान से देखते हुए हमें कर्ता कारक को पहचानना पड़ेगा। बाकी तो सिंपल है। जैसे मैं बात करूं, मैंने कल खाया, तो इसमें तो सीधा सा समझ में आ सकता है कि कौन है कर्ता काम कर रहा है, ने आ रहा है। पर इन एग्जाम्पल में आपको ध्यान रखना है, को, से, ने के द्वारा, वो ध्यान से उस सेंटेंस को पढ़ना है और फिर कर्ता कारक छांटना है। जैसे उनसे पढ़ा जाता है, मान लो मैं बात करूं यहाँ पे उनसे पढ़ा जाता है, उनसे पढ़ा जाता है। अब यहाँ पे देखिए से आ रहा है, पर यहाँ पे ये कर्ता का काम कर रहा है, इस कारण से यहाँ पर भी कौन सा कारक होगा, कर्ता कारक ही होगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए कर्ता कारक को मैंने क्लियर किया है। अब मैं दूसरे कारक को आपके सामने लेकर आ रहा हूं, जिसका नाम है कर्म कारक। कर्म को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट, अंग्रेजी में इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। और इसकी विभक्ति क्या होती है, को हम यहां से हम यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं बात करूं, किसको का आंसर मिलना चाहिए आपको, कर्म यहाँ पे मिलना चाहिए। जैसे मान लो मैं बात करूं, राम ने रावण को मारा, तो कर्ता कौन है, राम। किसको मारा, रावण को मारा, तो ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा कर्म। तो इस तरह से यहाँ पे कौन सी विभक्ति होगी, कर्म विभक्ति होगी। कर्म कारक में का प्रयोग भी होता है, देखिए का प्रयोग भी होता है, पर का प्रयोग जो है वो प्राणीवाचक संज्ञा में होता है। प्राणीवाचक संज्ञा प्राय हम बात कर सकते हैं कि प्राणीवाचक संज्ञा पदों में इसका प्रयोग होता है, का प्रयोग।
तो कभी कभी क्या होता है कि से का प्रयोग भी हो जाता है, वो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे से का प्रयोग भी कभी कभी कर्म कारक में हो जाता है। जैसे मान लो मैं बात करूं, गुरु जी ने शिष्य से कहा, गुरु जी ने शिष्य से कहा, शिष्य से कहा। अब देखिए यहाँ पे किसको का आंसर मिल रहा है हमें, किसको, तो ये शिष्य कौन हो गया, ये हमारा कर्म है यहाँ पे इस वाक्य में। इस कारण से इससे आ रहा है, फिर भी हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें कारक कर्म निकालना है। तो कर्म जहाँ पे निकलेगा वहां पे कौन सा कारक आएगा, कर्म कारक आएगा। बाकी तो बहुत ईजी है, मैंने फल खाया, किसको खाया, फल को खाया, तो हम निकाल सकते हैं। पर कुछ बातों में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मैंने सारी बात राम से कह दी, अब यहाँ पे से आ रहा है, पर किसको कह दी, तो राम को कह दी, इस कारण से वहां पे कर्म कारक होगा। जैसे बालक ने, माँ ने बालक को कपड़े पहनाए, किसको पहनाए, बालक को पहनाए, द्विकर्म की इस कंडीशन आएगी, वहां पे भी हमें कर्म कारक का ध्यान रखना है। तो इस तरह से कर्म कारक भी एक इंपॉर्टेंट है जिसमें हमें ऑब्जेक्ट का ध्यान रखना है। चलिए तीसरे की बात करता हूं मैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है पर देरी बनाए रखें, बहुत सारी चीजें मैं आगे आपके और क्लियर करने वाला हूं। करण कारक, करण कारक, करण कारक की बात करते हैं। करण में क्या होता है, सहायता, या हम कह सकते हैं साधन। जिस साधन से या जिसकी सहायता से क्रिया कंप्लीट होती है ना, उसको करण कहते हैं। जैसे मान लो ये है, वह चम्मच से खाता है, वह चम्मच से खाता है, वह चम्मच से खाता है। अब ये देखो यहाँ पे किससे खाता है, चम्मच से खाता है, तो यहाँ पे चम्मच क्या हो गया, हमारा करण कारक का उदाहरण यहाँ पे हो गया। तो इस कारण से ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे, और मैं बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल बता रहा हूं मैं, जैसे मैं आ गया, मान लो मैं का उपयोग भी करण कारक में होता है। जैसे एक तीर में काम तमाम हो गया, काम तमाम हो गया, काम तमाम हो गया। अब मान लो सेंटेंस ऐसा आ गया एग्जाम में, तो आप ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं का मतलब वहां पे वो करण ही बता रहा है, ये साधन बता रहा है, इस कारण से यहाँ पे करण कारक ही होगा। अब जैसे क्रोध में शरीर छींचता है, मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, क्रोध में शरीर छींचता है, शरीर छींचता है, छींचता है। अब देखिए यहाँ पे क्रोध क्या हो रहा है, एक साधन बन गया, यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे साधन बन गया। तो साधन वाली बात जहाँ पे आ जाएगी, वहां पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, करण कारक वहां पे आंसर आ जाएगा। जैसे मैं का की बात भी करता हूँ, देखिए का में भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे मैं तेरी राह का पत्थर नहीं बनूंगा, मैं तेरी राह का पत्थर नहीं बनूंगा, पत्थर नहीं बनूंगा। देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल है ये, बहुत कंफ्यूजन करने वाला। तो यहाँ पे साधन आ गया ये, तो साधन जहाँ पे आ जाएगा वहां पे हम कौन सा आंसर लिख कर आएंगे, करण कारक आंसर लिख कर आएंगे। जैसे मेरे बोलने पर वह प्रसन्न हो गया, तो मैंने बोला, मेरा बोलना एक साधन बन गया, तो इस कारण से यहाँ पर भी कौन सा आएगा, करण कारक आएगा। तो करण कारक में हमें क्या ध्यान रखना है, साधन, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप की सहायता से क्रिया संपन्न होती है उसे हम करण कारक कहते हैं। तो ये करण कारक में आपको ध्यान रखना है। अब हम नंबर 4 की बात करने वाले हैं, नंबर 4 पर आ चुके हैं हम। नंबर 4 पे हमारा आता है संप्रदान, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। संप्रदान, अधिकरण, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। संप्रदान में क्या होता है, इसका मतलब होता है देना। संप्रदान का अर्थ क्या होता है, देना, यानी जहां पर देने का भाव आता है, यानी जिसे कोई वस्तु प्रदान की जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए, वहां पर संप्रदान कारक आता है। जैसे राम स्नान के लिए, राम बात करते हैं, राम स्नान के लिए नदी पर गया, नदी पर गया, तो किसके लिए गया, स्नान के लिए गया। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, हमारा संप्रदान हो जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा, के लिए आएगा, ठीक है। जैसे मोहन रोगी के लिए दवा लाता है, तो संप्रदान हो गया। विद्यार्थी पढ़ने के लिए कुर्सियों पर बैठ गए, तो संप्रदान हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, वो ध्यान रखिएगा, को भी इसमें उपयुक्त हो सकता है, को का भी यूज हो सकता है। को का यूज कैसे होगा, देने के भाव में, ध्यान रखिएगा, देने के भाव। जैसे राजा गरीबों को दान देता है,
राजा गरीबों को दान देता है। अब यहाँ पे अगर को पे आंसर आता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे क्या हो रहा है, देने का भाव आ रहा है। देने का भाव जहाँ पे भी आएगा वो संप्रदान में जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे लोग सूर्य को अर्घ्य देते हैं, तो यहाँ पे अर्घ्य देने का भाव आ रहा है, देने का भाव आ रहा है, तो वहां पे भी क्या हो जाएगा, संप्रदान होगा। अपनी कलम दूसरों को मत दो, जैसे मान लो नेगेटिव सेंटेंस में भी आता है, अपनी कलम दूसरों को मत दो। अभी देखिए जैसे यहाँ पे नेगेटिव सेंस में भी आ रहा है, दूसरों को मत दो, तो भी यहाँ पे संप्रदान ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे देने का भाव आ रहा है। तो कुल मिलाकर जब किसी उद्देश्य के लिए कोई क्रिया की जाए तो वह संप्रदान कारक होगा, भले ही उसका विभक्ति चिन्ह के लिए हो या फिर को हो, ये आप ध्यान रखिएगा। को भी हो सकता है और के लिए भी हो सकता है, तो वहां पे हम संप्रदान कारक भी आएंगे। अब जैसे कंफ्यूज करता है, कभी कभी कोई कंफ्यूज करने के लिए ध्यान रखिएगा, जैसे कि लोग मंदिर में दर्शन को जाते हैं, तो लोग मंदिर में दर्शन को जाते हैं, तो को, ये भी ध्यान रखिएगा, को का उपयोग हो रहा है यहाँ पे। अब मुझको पढ़ने जाना है, ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर भी संप्रदान कारक का प्रयोग हो रहा है। इन उदाहरणों में भी संप्रदान कारक है, तो को आने पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर वहां पे देने का भाव आ रहा है तो हम संप्रदान कारक का यूज करेंगे। चलिए आगे नंबर 5 की बात करते हैं। जैसे देखिए अभी यहाँ पे को दो जगह आ गया अपने, अभी 5 की बात नहीं करते, एक बार अब समझ लेते हैं। को क्या हो रहा है, दो जगह आ रहा है अपने, एक तो अपने कहाँ आ रहा है, एक तो अपने आ रहा है कर्म कारक में भी आ रहा है, और एक अपने संप्रदान में भी आ रहा है, कर्म कारक में भी आ रहा है। तो देखिए समझ लीजिए इसको, जहां पे के विभक्ति का प्रयोग, को विभक्ति का जो प्रयोग होता है ना, दोनों में हो रहा है यहाँ पे। तो संप्रदान में तो क्या होता है, देखिए देने का भाव होता है, देना हो गया, ये उपकार का भाव हो गया, उपकार इसका भाव होता है। जबकि दूसरी जगह पे यहाँ पे क्या होता है, साधन की बात आएगी, यहाँ पे बात आएगी। जैसे मोहन गाय को बांधता है, साधन की बात आएगी या ऑब्जेक्ट की बात आएगी, किसको का आंसर यहाँ पे हमें मिलेगा, साधन की नहीं आएगी, किसको का आंसर हमें मिलेगा। जैसे मान लो मैं बात करता हूं, मोहन गाय को बांधता है, तो देखिए यहाँ पे किसका रिप्लाई मिल रहा है, किसको बांधता है, तो गाय को। और अगर मैं इसी को लिखूं, मोहन गाय को भूसा देता है, मोहन गाय को भूसा देता है, तो देने का भाव आ रहा है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा संप्रदान, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा संप्रदान। तो ये आपको ध्यान रखना है, देने का भाव और किसको का आंसर मिलना चाहिए, अलग अलग हो जाएंगे वो। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 5 की, बात कर लेते हैं अपादान की बात करते हैं। बहुत ही कंफ्यूज करता है ये भी, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा इसको। अपादान में कौन कौन से भाव आते हैं इनकी बात करते हैं अपन। अपादान में देखिए अलग अलग भाव आते हैं। एक आता है अलग होने का भाव, अलग होने का भाव भी अपादान में आता है। उसके बाद एक भाव आता है इसमें सीखने का भाव भी अपादान में आता है। एक भाव आता है इसमें लजाने का भाव भी इसमें आता है। एक भाव आता है इसमें डरने का भाव भी इसमें आता है। एक भाव आता है इसमें घृणा करने का भाव भी इसमें आता है। तो कुल मिलाकर और एक भाव यहाँ पे उत्पन्न होने का भी आता है। तो इस तरह से बहुत सारे भाव इसमें आते हैं। अलग होने के भाव में जैसे मैं बात करूं तो पेड़ से पत्ता गिरा, तो यहाँ पे तो सबको पता ही है कि ये अपादान है, पेड़ से पत्ता गिरा। सीखने के भाव में मैं बात करूं तो विद्यार्थी शिक्षक से पढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ पे सीखने का भाव आ रहा है, तो वहां पे हमेशा क्या होगा, अपादान होगा। शिक्षक से पढ़ते हैं तो ये अपादान हो गया। उसके बाद लजाना, बहू ससुर से लजाती है, तो लजाने का भाव आ जावे तो वहां पे भी क्या करके आओगे, अपादान करके आओगे। लजाना का मतलब होता है शर्माना। डरना, तो वह शेर से डरता है, तो डरने का भाव आ जावे वहां पे भी क्या करके आओगे, अपादान करके आओगे। वह शेर से डरता है, तो वहां पे भी अपादान करके आओगे। घृणा, वह मुझसे नफरत करता है, तो यहाँ पे नफरत करने का भाव आ गया, वह मुझसे घृणा करता है। ये लिख देता हूं मैं, घृणा करता है, तो घृणा करने का भाव भी किस में आएगा, अपादान में आएगा। और उत्पन्न होना, जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, तो उत्पन्न हो रही है, वहां से उद्गम हो रहा है, तो उद्गम होने का जो भाव है वो भी किस में आएगा, अपादान में आएगा।
तो अपादान में देखिए दूरी बहुत सारे आते हैं। पृथकता का मतलब है दूरी, उत्पत्ति, घृणा, द्वेष, विरोध, निकलने का भाव, डरने का भाव, लजाने का भाव, सीखने का भाव, तुलना करने का भाव। देखिए ध्यान रखिएगा, तुलना भी इसमें आएगी। वह राम श्याम से बड़ा है, तो ये तुलना हो गई ना, तो तुलना भी अपादान में लिख के आएंगे आप। कुल मिलाकर अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में क्या होता है, फ्रॉम आता है। एक तो क्या आता है फ्रॉम, और एक आता है देन। फ्रॉम और देन जहाँ पे भी आ जाए ना आपको लगने पर, तो वहां पे अपादान कारक का प्रयोग होगा। जैसे मान लो, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पे, देखिए कंफ्यूजन होने पर क्या करेंगे हम, ऐसे लिखेंगे। देखिए जैसे मान लो मैं एग्जांपल लिखता हूँ, राम बस से गांव गया, बस से गांव गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे से आ रहा है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ राम बस से उतर गया, बस से उतर गया। तो देखिए यहाँ पर ये से किसका काम कर रहा है, करण का काम कर रहा है, साधन बन गया वो बस। पर यहाँ पर से किसका काम कर रहा है, अलग होने का काम कर रहा है। तो अलग होने की जहाँ पे भी बात आएगी वो कौन सा होगा, अपादान होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि करण और अपादान में आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अपादान आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं नंबर 6, बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकरण। अधिकरण कारक ये भी बहुत खास है, इनमें से तो प्रश्न बनते ही हैं, ये आपको कंफ्यूज करेंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा। अधिकरण, अधिकरण का मतलब क्या होता है, क्रिया का आधार। क्रिया का आधार, क्रिया का आधार के दो या फिर स्थान के दो, उसको हम कहते हैं अधिकरण कहते हैं। इसमें क्या होता है, में पर आता है, में पर के दो या के ऊपर के दो, ये इसके विभक्तियां हैं। परसर्ग कह सकते हैं। जैसे घर घर में शोर मच गया, तो ये कहाँ मच गया, तो कहाँ का उत्तर आएगा, अधिकरण है। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा आप, टाइम इज आ जाए ना, टाइम वो भी अधिकरण में आएगा। जैसे परीक्षा मार्च में होगी, परीक्षा मार्च में होगी, तो ये इसका आधार बता रहा है, तो इस कारण से इसका आंसर क्या होगा, अधिकरण होगा। कभी कभी क्या होता है कि अंदर बाहर ऊपर नीचे ये आ जाए ना, तब इनमें भी के का प्रयोग हो सकता है। जैसे घर के भीतर क्यों छुपे हो, तो ये अधिकरण हुआ, क्योंकि आधार बता रहा है कहाँ पे, घर के भीतर। जख्म के ऊपर दवा लगा दो, जैसे मान लो मैं बात करूं, जख्म के ऊपर दवा लगा दो, के ऊपर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आधार बता रहा है, जख्म के ऊपर दवा लगा दो, दवा लगा दो। तो यहाँ पे भी क्या बता रहा है, वो आधार बता रहा है, इस कारण से भी यहाँ पे वो आएगा, अधिकरण कारक का उपयोग ही होगा। जैसे समय आ जाएगा तो वहां पे हमेशा अधिकरण आएगा, या आप ध्यान रखिएगा। जैसे मान लो बात करूं मैं, विद्यालय सोमवार को खुलेगा, सोमवार को खुलेगा। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे सोमवार आ रहा है, को आ रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। टाइम जहाँ पे भी आ जाएगा ना, टाइम वो आपको अधिकरण करके आना है वहां पे। जैसे मोहन का अवकाश मंगलवार को होता है, रोहन का अवकाश बुधवार को होता है, तो समय बता रहा है। तो ट्रेन 4 बजे आएगी, ट्रेन 4 घंटे लेट है, खिड़की के अंदर झांक कर मत देखिए। तो इस तरह से अधिकरण कारक का उपयोग होगा। अंग्रेजी में बात करूं मैं तो इन आएगा, इन की बात कर सकते हैं, ऑन की बात कर सकते हैं, इनटू की बात कर सकते हैं, और 8 की बात कर सकते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट भी बता रहा हूँ मैं आपको, साथ साथ में शॉर्ट ट्रिक भी बता रहा हूँ। अंग्रेजी में भी देख लेना एक बार, इन आ जावे, ऑन आ जावे, इनटू आ जावे या 8 आ जावे, तो उसका आंसर आपका हमेशा अधिकरण कारक ही होगा। तो अब लास्ट बचा है हमारा संबंध कारक। हम संबंध कारक भी देख लेते हैं। लास्ट बचा है संबंध कारक है 7 नंबर पे। तो संबंध कारक में तो हम सबको पता है, काके की, का, के, की, रा रे री, रा, रे और री संबंध कारक में ये आते हैं। जैसे यह राम का भाई है, तुम्हारे कपड़े गंदे हैं, यह रमेश की पुस्तक है, यह पुस्तक राम की है। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। ऑफ आ जावे ना, ऑफ आ जावे या फिर एपोस्ट्रोफी आ जावे। अपने एपोस्ट्रोफी वाला जो आता है ना, जैसे मान लो मैं लिखता हूँ टुडेज, तो आज का, राम्स तो राम का। तो इस तरह से ये संबंध कारक बताएंगे। ठीक है, इसमें अवस्था होती है, जैसे वो 20 वर्ष का युवक है तो इसमें अवस्था बता दी। राम श्याम का भाई है तो रिश्ते नाते बता दिए। जनक जन्य भी हो सकता है, राहुल गांधी राजीव गांधी के पुत्र हैं तो जनक जन्य का संबंध हो गया, क्या आ गया। ये अंगूठी चांदी की है तो कारण कार्य का संबंध हो गया।
तो संबंध कारक जो है वो किसी तरह का संबंध जो है वो बताते हैं, एक का दूसरे के साथ में संबंध बताएंगे, वो संबंध होंगे। और अगर 8वें की बात भी कर ले यहाँ पे अगर संबोधन की भी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। संबोधन क्या होता है, किसी को बुलाया जाता है, अरे लड़के, हे भगवान, देवियों सज्जनों, अजी भाई साहब, बात सुनते जाइए, अरे बेटे। तो इस तरह से ये संबोधन कारक होते हैं जिसमें किसी को बुलाया जाता है। तो दोस्तों ये हमारे कारक हैं। अब कोई कंफ्यूजन है आपको किसी एग्जाम्पल में, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम वहाँ पे आपका रिप्लाई करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि ये कारक मैंने आपको क्लियर किए होंगे और कंपटीशन एग्जाम के थ्रू मैंने आपको इसको क्लियर किए हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको लगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए तो ज़रूर करें। धन्यवाद।